बता दूं, कल जो है BHU DU LU CUET BCom का जो अकाउंट्स का पार्ट है वो मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो वहाँ पे आप जाके MCQs हैं तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो है 2018 का, जो आपका एक वीडियो उसका बना दिया है मैंने 30 क्वेश्चन का। तो अभी ये जो है फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और वो वाला जो स्टार्ट हुआ था शायद 96 से स्टार्ट हुआ था, ये 2018 का है। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है 2018 का। इसको हम अच्छे से समझेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो बिना कोई देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? न्यू इशू मार्केट डील्स विद अ न्यू सिक्योरिटीज। न्यू इशू मार्केट डील्स एक्सिस्टिंग सिक्योरिटीज। न्यू इशू मार्केट डील्स विद लिस्टेड सिक्योरिटी। न्यू इशू मार्केट डील विद ओनली डेबिट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इसमें से सत्य है, इन सभी में से चेक करना है हमने। तो देखिए पहले वाले में बोला है कि न्यू इशू मार्केट डील विद न्यू सिक्योरिटीज, ठीक है, और यही आपका सही आंसर होगा। इज द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक या डिपॉजिटरी एक्ट या फिर कंपनी एक्ट। पूंजी बाजार का नियामक नहीं है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इसको, इसका फुल फॉर्म होता है ना सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन था RBI डिपॉजिटरी अधिनियम या कंपनी अधिनियम। तो देखिए इसमें जो है कैपिटल मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड बाय, तो इसका RBI से कोई मतलब कि नियामक नहीं है, ठीक है। व्हेन अ राइट टू परचेज सिक्योरिटी इज गिवन इट इज नो एज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल एंड पुट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें से देखिए इसमें पूछा गया है हिंदी में, देखिए तो जब प्रतिभूतियों की क्रय का अधिकार दिया जाता है तो यह कहलाता है। अब क्रय का अधिकार यानी कि इसमें दिया हुआ है राइट टू परचेज सिक्योरिटी इज गिवन व्हाट इट इज़ नो, यानी कि प्रतिभूति के क्रय करने का अधिकार वो क्या कहलाएगा? तो आपको पता है कॉल विकल्प कहलाता है, यानी कॉल ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द मेथड यूज इन द फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन न्यू इशू मार्केट इज कॉल्ड पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्लेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। और हिंदी में समझे तो नवनिर्गुण बाजार में प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक निगम, बिक्री के लिए प्रस्ताव, स्थापना या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए नवनिर्गुण बाजार में प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो विधि होती है उसको हम ये तीनों जो है वो मान सकते हैं, ठीक है, जैसे सार्वजनिक निगम या स्थापना और बिक्री के लिए प्रस्ताव, ये सभी होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ये IDR स्टैंड फॉर, अब इसको बताना है कि इसका अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं ना। तो इसमें देखिए है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इनिशियल डिपॉजिट रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटरी रिसिप्ट या नॉन ऑफ दीज। हिंदी में समझे तो IDR से अभिप्राय क्या है? भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, प्रारंभिक जमा रसीद, विनियोग डिपॉजिटरी रसीद, ठीक। अब इसमें से सही कौन सा है? तो ये जो है IDR जो होता है वो होता है भारतीय इंडियन डिपॉजिटरी रसीद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक, ये है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ उसमें बट हम इंस्ट्रूमेंट जानते हैं इसको। ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर या बॉन्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके पहले वाले में 2017 जो मैंने बताया हुआ है उसका वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाइए और देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बस उसका चेहरा चेंज हुआ रहता है, ठीक, बाकी सब वही रहता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है। अब मुद्रा बाजार का दस्तावेज कौन सा नहीं है आपको पता है ये, और मैंने बताया है कि बॉन्ड जो है मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बिल पीरियड इज जर्नली, मतलब कि बोल रहा है कि ट्रेजरी बिल, द बिल पीरियड, ट्रेजरी बिल की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब अभी देखिएगा नीचे बहुत मिलेंगे, जैसे मिनिमम मैच्योरिटी है, पीरियड, ये भी कॉमर्शियल पेपर इशू एज, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 8 वाले क्वेश्चन में भी 7th में ही पूछा है, तो 7th का जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक। इसमें मतलब ट्रेजरी बिल की अवधि सामान्यतः इन तीनों में सभी हो सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ विच कॉमर्शियल पेपर इशूड इज। अब 6, जिस हिंदी में समझे तो जिस न्यूनतम परिपक्वता अवधि के लिए कार्यशील पेपर किए जाएंगे वह 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन या 10 दिन का। तो इसका जो सही आंसर वो मैं बता दूँ वो होता है 7 दिन, यानी कि आंसर इज 2। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी कौन सी नहीं है? हिंदी में समझे तो कौन सी स्थिर आय प्रतिभूति नहीं है? बॉन्ड, डिपॉजिट, डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ऋण पत्र या इनमें से कोई नहीं। सेम वैसे इंग्लिश में दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पूछा है कि मतलब इनमें से कौन सी प्रतिभूति नहीं है स्थिर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दूं वो है 4th वाला, ठीक, 4th होगा आपका राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं प्रतिभूति, आय प्रतिभूति नहीं है इनमें से, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, बॉन्ड्स यील्ड डिपेंड्स ऑन पर वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव।
अब यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा है कि बॉन्ड का प्रत्यय निर्भर कहाँ पे करता है, सम मूल्य पर, कूपन पर, परिपक्वता पर या सभी पर। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ वाला, यानी कि इनमें से सभी, हिंदी में समझे तो उपरोक्त सभी। अब इसको अच्छे से कैसे याद करेंगे ये देखने वाली बात है। जैसे आ गया बॉन्ड यील्ड डिपेंडेंट ऑन, प्रत्यय निर्भर, बॉन्ड का प्रत्यय किस पर निर्भर करता है, तो इन सबको याद कर लीजिए, इन तीनों को, क्योंकि ये अगले बार हो सके तो आ जाए, ठीक। इसीलिए जो ऐसे क्वेश्चन हैं, इन ऑल अपोजिट वाले जो होते हैं उनको अच्छे से याद करना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। शॉर्ट टर्म बॉन्ड आर डील्ड इन कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या नॉन ऑफ दीज। अल्पकालीन निधि का सौदा किया जाता है, पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैं बता दूं, जो मनी मार्केट है उससे ये रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि अल्पकालीन निधि का सौदा है, इसलिए मनी मार्केट इसमें लिखा जा सकता है बिना आंख बंद करके, ठीक। नेक्स्ट, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी इशूड फॉर अ मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 6, 7, 8, 15। जमा प्रमाण पत्र जो कम से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाएंगे वह 6 दिनों के लिए, 7 दिनों या 8 या 15 दिन के लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता दे रहा हूँ आपको, 7 डेज़ का होता है, ठीक। मुझे जहाँ तक लगता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि 7 डेज़ द राइट आंसर होगा। तो आप एक बार इसे क्रॉस चेक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है मेरा, और वहीं पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी से लेकर, ठीक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जो मैंने काफ़ी मेहनत से इस समय बना रहा हूँ, तो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको पहुँचे। देखिए, इस समय आपको कहीं से भी कोई भी सपोर्ट मिलता है तो ज़रूर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपके लिए सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का रूप होता है, ठीक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 45, 60, 12 मंथ या 90 डेज। तो देखिए, इसका जो है सीधा सीधा, जैसे यहाँ पे था कि जमा पड़ा कम से कम तो 7 दिन है, ठीक है, कम से कम 7 दिन के लिए है, पर यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम जो है 12 मंथ के लिए ये होता है। हिंदी में अगर समझ लें हम, जमा प्रमाण पत्र को अधिकतम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जा सकता है, तो वह 12 महीनों के लिए जारी किया जा सकता है। डिवेंचर आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, मनी या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है हिंदी में अगर हम समझे तो ऋण पत्रों का कारोबार होता है। सीधी बात है, इसमें कोई मतलब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों का कारोबार होता है, ठीक है। तो ऋण पत्र आपको पता है, सीधा है कि ये स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज में इसका काम होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऋण पत्रों का कारोबार हो गया। डिबेंचर डज नॉट हैव फिक्स इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, वोटिंग राइट्स या प्रॉपर्टी इन लिक्विडेशन। ऋण पत्र में नहीं है स्थिर पर ब्याज, परिपक्वता अवधि, वोटिंग अधिकार या परिसमापन में प्राथमिकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये कह सकते हैं। देखिए, एक ऋण पत्र के पास स्थिर ब्याज तो मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अवधि भी होती है, और ये वाला जो है प्रियोरिटी एंड लिक्विडेशन ये भी होता है, बट एक काम इसके पास नहीं होता, वो है वोटिंग राइट्स। इससे कोई मतलब ही नहीं है वोटिंग से, चाहे जो हो, बस इसको अपने से मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग आर टेक्निक, टूल्स और मेथड ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सीधे सीधे बता देता हूँ, और हिंदी में अगर हम समझे तो एक बार देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण के लिए विश्लेषण तथा निर्वाचन के तकनीक, उपकरण अथवा विधियाँ हैं। तो देखिए, इनमें अगर आप एक नज़र में घुमाएं, एक ध्यान से समझें, तो देखिए, रेशियो एनालिसिस जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेड एनालिसिस जो होता है वो भी, और एवरेज एनालिसिस जो होता है वो भी एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a financial statement that show both rupees and percentage in the report is referred to as a balance sheet, a common size statement, proportional financial statement, a relative statement of equity। हिंदी में समझे तो वित्तीय विवरण प्रतिवेद, जिसमें रुपया तथा प्रतिशत दोनों दर्शाया जाता है। अब रुपया प्रतिशत, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि वित्तीय विवरण में मतलब कि बोला है कि, एक मिनट, बोला है कि इसमें परसेंटेज इन रिपोर्टेड द रिफर्ड टू बोथ रुपीज़ एंड परसेंटेज, ठीक, ये दोनों दिखाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है चिट्ठा, समान आकार वाला विवरण, अनुपातिक विवरण या समता सापेक्ष विवरण, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, समान आकार वाला विवरण इज़ द राइट आंसर होगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बीकॉम बीएचयू के एंट्रेंस के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर आर वन एंड समथिंग्स इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। Inventory is not included in carried assets. Debt equity ratio is a measure of long-term solvency of a firm. निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अंशधारियों एवं हित धारकों के लिए वित्तीय विवरण सूचना प्रमुख स्रोत है, या समता पर प्रत्यय तथा प्रतिअंश अर्जन का एक स्रोत एक और एक ही बात होती है। अम्ल परख अनुपात की गणना इनके इन्वेंट्री को चल संपत्तियों में नहीं सम्मिलित किया जाता। या लास्ट है कि ऋण क्षमता अनुपात फर्म
कि दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2। ठीक है, अब हम देखेंगे डुपॉन्ट एनालिसिस रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ करेंट असेस्ट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड असेस्ट। डुपॉन्ट विश्लेषण संबंधित होता है चालू संपत्ति विश्लेषण से, लाभ के विश्लेषण से, पूंजी बस्टन या स्थायी संपत्ति के विश्लेषण से। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सेकंड नंबर इस द राइट आंसर होगा। इसी के साथ यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन पहुँचे हैं, बट ये वाला जो है आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश मैं किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उन्हें भी प्रॉफिट हो सके। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाऊंगा, इसलिए सपोर्ट करिए मुझे, मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के, और अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, 20 से स्टार्ट करेंगे मिल के हम लोग। तब तक के लिए बाय।